हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मदर एंड केयर क्लिनिक खारगर नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं मेडिकवर हॉस्पिटल खारगर की सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है और उसको डिलीवर करने का डिसीजन इलेक्टिव एलएससीएस से लिया जाने वाला है, तो वो कौन सा गेस्टेशन वीक है जबकि वो डिसीजन लिया जाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कुछ मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मदर का एडवांस एज, अगर जो प्रेग्नेंट मदर है वो डायबिटिक है, उनका बीपी हाई था पहले ही, इससे पहले कि वो प्रेगनेंसी उनको कंसीव हुई, ये भी हाई रिस्क फैक्टर है। अगर पहले उनकी डिलीवरी जो है कई एलएससीएस से हो चुकी है, मल्टीपल एलएससीएस की हिस्ट्री है, ये भी हाई रिस्क फैक्टर है। या मल्टीपल लॉसेस, प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री है और इस प्रेगनेंसी को बहुत सारे हार्मोन्स देख के और कुछ यूट्रस को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन देख के, ये सब चीजें करके प्रेगनेंसी को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। या ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है, जैसे कि अगर ये आईवीएफ के थ्रू कंसीव हुई है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव हुई है, बहुत समय वेट करने के बाद अगर स्पॉन्टेनियसली भी कंसीव हुई है, तो भी प्रेशियस प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है। कुछ फीटल फैक्टर्स भी होते हैं। देखिए, हम सारे फीटल फैक्टर्स के बारे में तो, सारे मैटरनल फैक्टर्स के बारे में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन जो मेन है वो देखते हैं। जैसे कि अगर बेबी IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, किसी भी वजह से बेबी यूट्रस के अंदर अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, वेट गेन नहीं हो रहा, हम स्कैनिंग कर करके देख रहे हैं, लेकिन जो वेट का कर्व मिलना चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा, उसके आसपास का पानी कम हो रहा है, उसको जो सप्लाई, ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए, उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि मैटरनल ब्लड वेसल से मिलती है, अम्बिलिकल आर्टरी और वेन्स के थ्रू सप्लाई जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। प्लेसेंटा, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन आ रहे हैं, ओवर मैचुरेशन के साइंस आ रहे हैं। फीटल ब्रेन, उसको जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। या ट्विंस प्रेगनेंसी, मल्टी फीटल गेस्टेशन, ये सब फीटल फैक्टर्स होते हैं जो कि उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। कुछ मदर के अंदर और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि उसको कुछ हार्ट डिजीज है, कुछ इन्फेक्शंस है, लिवर के अंदर सूजन है जिसको हम पॉलीसिस्टिस बोलते हैं। ये सब चीजें भी जो है, इनकी वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। तो जब प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, तो जैसे ही कंसीव होती है तब से लेकर उसको मैच्योरिटी की एज तक लाने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स का सहारा लेना पड़ता है, इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। हार्मोन्स जो है वो इंजेक्शंस के रूप में भी हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, वेजाइनल हो सकते हैं, डेली इंजेक्शंस हो सकते हैं। कुछ ब्लड थिनिंग के जो इंजेक्शंस हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, ये भी चालू रह सकता है। स्टेरॉइड्स के ऊपर पेशेंट जो है वो काफी समय तक रह सकता है ताकि वो प्रेगनेंसी अच्छे से आगे जा सके। कुछ प्रोसीजर जैसे सर्वाइकल सर्किलाज, ये सब चीजें की हो सकती हैं। बेबी की हेल्थ देखने के लिए डबल मार्कर, NIPT, एमनियोसेंटेसिस, ये एडवांस टेस्टिंग हो सकती है। फीटल 2D इको ये किया हुआ हो सकता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारे ट्रीटमेंट, ये सब करके हमारा जो टारगेट है वो है कि हम उस प्रेगनेंसी को 37 वीक्स तक लेके जा सके। ये सब मेडिसिन इसीलिए दी जाती है और जो अचीव्ड वेट है बेबी का वो कम से कम 2.5 kg हमें मिले। अगर हम ये टारगेट अचीव कर पाए सेफली, सप्लाई ठीक है, पानी ठीक है, तो हम 37 वीक्स पे एक डेट देख के इलेक्टिव LSCS पोस्ट करके उस प्रेगनेंसी को सेफली डिलीवर करते हैं। अगर हम 37 वीक्स तक ना भी जा पाए तो भी 34-35 वीक्स इज ऑल्सो गुड आउटकम।
ऐसे केस में भी अगर हमने पहले से ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया हुआ है, बेबी के लंग्स की मैच्योरिटी को हमने एश्योर किया हुआ है, तो बेबी के एनआईसीयू में वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। और मोस्टली थोड़ा 2 या 3 दिन के एनआईसीयू स्टे के साथ में वो बेबी वार्मर या CPAP, सिर्फ इतने ही सपोर्ट से बेबी जो है 2 या 3 दिन के अंदर मदर साइड आ जाता है। उससे कम वीक्स में 32 to 34 वीक्स ऑल्सो इज अ गुड आउटकम। बेबी को बहुत ज्यादा तकलीफ एनआईसीयू में नहीं होती है। लेकिन आजकल की जो एनआईसीयू की फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। एनी बेबी किसी भी डिसेंट एनआईसीयू के अंदर, लेवल 3 एनआईसीयू के अंदर, जहां पर की इंक्यूबेटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, 28 वीक्स से गेस्टेशन एज से ऊपर और 1 kg to 1.2 to 1.5 kg के बीच में हर बेबी, चाहे हम उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दें और चाहे हम उसे सर्फेक्टेंट दें, इन सब चीज़ों के साथ में हम उस बेबी को बचा लेते हैं और अच्छा आउटकम देते हैं विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन द लेटर स्टेज। तो जैसे ही 28 वीक्स का समय, जो कि हमारे को पता है कि हम इस बेबी को सेफली ले जा सकते हैं आगे, ये कंप्लीट होता है, तो उसके आगे का एक एक वीक, हर एक हफ्ता बहुत मॉनिटरिंग के साथ चलना पड़ता है। बार बार ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, बार बार सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, ये सब चीजें होती हैं। और जैसे ही ये नेसेसरी समझा जाता है कि या तो 37 वीक्स पहुंच जाए, और या फिर जैसे ही ये दिखे कि नहीं, वार्निंग साइंस अब दिख रहे हैं, तो फिर वेट नहीं किया जाता। फिर इस बेबी को डिलीवर कर देना ही एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बाहर आने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन है कि हम उस बेबी को एनआईसीयू में रख के उसको मदर साइड में हेल्दी दे सके। अगर अंदर कुछ तकलीफ हो जाती है तो फिर इतना एफर्ट, ये सब चीजें जो है ये हमारी बहुत ही एक दुख वाली स्थिति भी सामने आ सकती है, जिसको डील करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत से आप एक डॉक्टर के साथ में हैं, आप बात समझ रहे हैं कि वो डॉक्टर जो है आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इससे आगे लेके गया है, और अब मॉनिटरिंग हमें दिखा रही है कि इट्स अ राइट टाइम टू डिलीवर द बेबी। लिसन टू योर डॉक्टर एंड से यस फॉर डिलीवरी। यही आपके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए सुरक्षा का जो है वो जरिया बनेगी, और आप हंसी खुशी अपने बेबी को घर ले जा सकेंगे। इसी तरह वुमेन एंड हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।